नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड हिस्ट्री में हम चंदवंश देख रहे थे और चंदवंश को हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज चंदवंश को आगे बढ़ाते हुए उसकी प्रशासन, राज्य की प्रशासन व्यवस्था देखते हैं। तो चंदवंश में राज्य प्रशासन, ठीक है? तो सबसे पहले राज्य है और राज्य का जो प्रधान होता था, कौन होता था? राजा। राज्य का प्रधान कौन होता था? राजा, ठीक है? ये राज्य है, ठीक है? जैसे उत्तराखंड राज्य है, राज्य का प्रधान कौन हो गया? राजा। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? तो राज्य का प्रधान कौन होता था? राजा। और राज्य जो था वो मंडल में डिवाइड था, अलग अलग। जैसे अभी हमारे इंडिया एक कंट्री है और उसको अलग अलग स्टेट में उसका विकास अच्छी तरीके से हो जाए, तो उसी तरीके से उसको अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही यहाँ पे राज्य को मंडल में डिवाइड किया गया था और मंडल जो था वो एक दो लोगों के अधीन में था। एक तो सामंतों के अधीन था, दूसरा राजा के अधीन, ठीक है? तो पहला किसके अधीन था? सामंतों के अधीन और दूसरा राजा के अधीन। सपोज कीजिए, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे भारत देश है, भारत में क्या है? एक तो राज्य है और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार के। ऐसा ही है ना? केंद्र सरकार के अधीन होता है। ऐसे ही उस टाइम पे जो राज्य था, राज्य के अंतर्गत क्या राज्य किस में डिवाइड था? मंडल में। और मंडल जो है सामंतों के अधीन था और दूसरा राजा के अधीन। मतलब जो कमांड थी उसकी, जो आपकी व्यवस्था थी वो किसके अधीन थी? राजा के अधीन थी, ठीक है? फिर देखते हैं, मंडल जो है वो देश में डिवाइड था और देश जो है जैसे तल्ला देश है, मल्ला देश है, तो देश में डिवाइड था। मंडल किस में डिवाइड था? देश में डिवाइड था, ठीक है? फिर देश जो है वो परगने में डिवाइड था और जो परगने का प्रशासक होता था वो सीकदार, सीकदार या कहीं-कहीं पे उसको सरीदार भी कहा जाता है। तो परगने का प्रशासक कौन होता था? सीकदार या सरीदार, ठीक है? इतना आ गया। और जो परगना था वो किस में डिवाइड था? गर्क में। और गर्क का प्रशासक कौन होता था? नेगी। कौन होते थे? नेगी होते थे, ठीक है? इतना समझ में आया कि राज्य का प्रधान राजा होता था और राज्य, क्योंकि अकेला जो राजा है वो पूरे राज्य को एक साथ नहीं संभाल सकता, तो उसके विकास के लिए वो कैसे मंडलों में डिवाइड था। और जो मंडल था वो दो लोगों के अधीन था, एक तो सामंतों के अधीन था और दूसरा राजा के अधीन था। फिर उसके बाद मंडल देश में डिवाइड था, जैसे तल्ला देश, मल्ला देश, ठीक है? देश जो है वो परगने में और परगने जो है वो गर्क में। और देखिए गर्क जो है वो छोटे-छोटे गाँव में डिवाइड था और गाँवों का जो प्रशासक होता था उसे सयाणा कहते थे। सयाणा, सयाणा मतलब समझते? नाम से ही लग रहा है, देखिए सयाना। सयाना मतलब बूढ़ा व्यक्ति या कोई बुजुर्ग इंसान जिसको गाँव का क्या बना देते थे? मुखिया बना देते थे। तो सयाणा, सयाणा। और जहाँ पे ये बैठते थे बूढ़ा-चोरा। और सयाणा के अंतर्गत क्या आता था आपका? एक प्रधान होता था और प्रत्येक प्रत्येक गांव में क्या होते थे? एक प्रधान होते थे, ठीक है? तो प्रधान के अंतर्गत दो लोग आते थे, एक था कोटाल और दूसरे थे प्रहरी। कोटाल क्या करते थे? कोटाल जो है गांव में लगान, ठीक है? लगान विषय का हिसाब रखता था। कौन रखता था? कोटाल। कोटाल जो है वो लगान का हिसाब रखता था। जो भी आपका लगान या कर आ रहा है, जा रहा है, उसका हिसाब कौन रखता था? कोटाल रखता था। उसके बाद आता है आपका प्रहरी। प्रहरी जो है वो गाँव की चौकीदारी और अनाज एकत्र करता था, ठीक है? प्रहरी मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है? गाँव का चौकीदार। तो वो एक तो चौकीदारी और क्या करता था? अनाज भी एकत्र कौन करता था? प्रहरी, ठीक है? इतना देख लीजिए। इसके बाद देखेंगे अन्य पद। तो अन्य पद थे थातवान। थातवान का मतलब होता है गूढ़ या विष्णुप्रीत। जैसे गूढ़ या विष्णुप्रीत, गूढ़ का मतलब क्या होता है कि राजा द्वारा मंदिरों के लिए दान में दी गई भूमि, जिससे जो भी अनाज उत्पन्न होता है उससे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाता है या कुछ भी जो भी काम करना होता है मंदिरों में उनसे किया जाता है। तो गुण का मतलब क्या हुआ? मंदिरों के लिए दी गई दान, दान में दी गई भूमि, ठीक है? गुण या विष्णुप्रीत, जिससे
भूमि दान में जिस भूमि को दान में दिया गया था उसे जिसे दिया जाता था उसे क्या कहते थे हम? थातवान। थातवान जिसको राजा के द्वारा मंदिरों के लिए भूमि दान में दिया जाता था उसे क्या कहते थे हम? थातवान। ठीक है? ये एग्जाम से की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब क्वेश्चन जो है इन्हीं फील्ड से पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका सेजयाली। तो सेजयाली जो थे वो राजा का अस्त्र-शस्त्र सँभालने का काम करते थे। ठीक है? राजा का अस्त्र-शस्त्र सँभालने का काम कौन करते थे? सेजयाली। इसके बाद कैनी आते हैं और उसके बाद छेयड़ी। छेयड़ी जो थे वो क्या थे? घरेलू नौकर। छेयड़ी क्या थे? घरेलू नौकर। और उसके बाद देखिए चंदों की न्याय प्रणाली। अब यहाँ पे चंद्रवंश की न्याय प्रणाली जो चंद्रवंश का शासन था उसमें न्याय की प्रणाली क्या थी? तो हमने जब वीडियो डाला था इससे पहले वीडियो में हमने जब पढ़ाया था तो उसमें देखा था जो कचहरी थी कचहरी का जो स्थापना थी 2 कचहरियों की स्थापना किसने की थी? लक्ष्मी चंद ने, न्योवली और बिस्टाली कचहरी। तो न्योवली और बिस्टाली कचहरी की स्थापना किसने की थी? लक्ष्मी चंद ने। अब देखिए जो कचहरी थी वो 3 भागों में विभक्त थी। न्यो वाली और बिस्टाली और पंचनवीसी या फिर चारथान भी कहते हैं इसको। ठीक है? तो न्योवाली जो थी, न्योवाली में समस्त जनता के लिए ये न्याय प्रणाली की व्यवस्था थी। कौन सी? न्योवाली, समस्त जनता के लिए, ठीक है? जिसमें राजा जो है समस्त जनता की का न्याय करता था, वो कौन सी थी? न्योवाली, ठीक है? उसके बाद आता है बिस्टाली। तो बिस्टाली में राजा के द्वारा जो सैनिक मामले सुने जाते थे वो क्या थे? बिस्टाली। उसके बाद है पंचनवेशी या चारथान, इसको चारथान भी कहते हैं। तो ये पंचायती कचहरी थी जैसे प्रत्येक 2-3 गाँव की जो न्याय व्यवस्था थी वो कहाँ कर होती थी? पंचनवेशी में। ठीक है? तो इसे क्या कहते थे? पंचायती कचहरी भी कहा जाता था। ठीक है? इतना देख लीजिए। इसके बाद देखिए सजा या दंड का प्रावधान। तो सजा या दंड का प्रावधान जो था उसके लिए अलग-अलग विभागों में विभक्त किया गया था। जैसे दंडाधिकारी, दंडाधिकारी को दंडे कहा जाता था। दंडाधिकारी को क्या कहा जाता था? दंडे। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे फांसी की सजा, फांसी की सजा दी जाती थी। जैसे पेड़ पे लटका दिया जाता था, ऊँचे पहाड़ पे जाते थे। ऊँचे पहाड़ों पे जाकर ऐसे ऊँचे पहाड़ों पे जाते थे और वहाँ से जो भी पेड़ लटका रहता था उस पे जाते थे और वहाँ से फांसी में लटका दिया जाता था। इस जगह को सूली का डांडा कहा जाता था। जहाँ पे फांसी से लटकाया जाता था किसी व्यक्ति को, अपराधी को, उसको सूली का डांडा कहा जाता था। ठीक है? फिर देखिए दंड का जो प्रावधान था इसके लिए अलग-अलग अलग-अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया था। जैसे गोलादीप, तो गोलादीप क्या था? एक ऐसे लोहे की छड़ रॉड को गर्म किया जाता था और गर्म करने के बाद अपराधी के हाथ में इसको ऐसे पकड़ा दिया जाता था। अगर उसका हाथ जल गया तो वो अपराधी है और अगर नहीं जला तो क्या होता था? निरपराधी। ठीक है? तो लोहे की छड़ को किस में दे दिया जाता था? अपराधी के हाथ में दे दिया जाता था और अगर वो उसका हाथ जो है वो जल गया तो वो अपराधी माना जाता था। अगर नहीं जला तो क्या होता था? वो निरपराधी यानी कि उसने अपराध नहीं किया था। ठीक है? उसके बाद है आपका तराजू दीप है। उसके बाद क्या है आपका? कढ़ाई दीप। तो कढ़ाई दीप में क्या होता था? तराजू दीप देखिए सबसे पहले। तो तराजू दीप जैसे है, मान लीजिए तराजू में इसको एक व्यक्ति को तोला गया। ठीक है? एक व्यक्ति को क्या किया गया? तराजू में तोला गया। ठीक है? यहाँ पे इसको तराजू में एक दिन तोला गया। मान लीजिए इसका वजन जो है वो 50 किलो है। ठीक है? 50 किलो है। उसके बाद दूसरे दिन फिर इसको तोला जाता था। ठीक है? अगर इसका वजन जो है वो कितना आ गया? अगर इसका वजन 52 किलो आ गया, यानी कि बढ़ गया इसका वजन, 50 किलो से ज़्यादा हो गया, यानी कि वजन इसका अगर बढ़ गया, तो ये निरपराधी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? निरपराधी। अपराधी। अगर इसका वजन गलती से क्या हो गया? कम हो गया। सपोज़ कीजिए इसका वजन कितना हो गया यहाँ पे, तराजू से जब तोला गया, तो इसका वजन हो गया मान लीजिए 48 किलो हो गया या 49 किलो हो गया, तो क्या होगा कि इसको अपराधी माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा? अपराधी। ठीक है? तो जो तराजू
दीप था, उसका मतलब क्या हुआ कि कोई अगर अपराधी है, उसको अगर तराजू पे तोला जा रहा है, अगर उसका अगले दिन वजन बढ़ गया, तो निरपराधी घोषित किया जाएगा, और अगर वजन गलती से क्या हो गया, कम हो गया, तो उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता था। ठीक है? उसके बाद देखिए कढ़ाई दीप, तो कढ़ाई दीप क्या होता था? तेल की गरम कढ़ाई में अपराधी का हाथ डाला जाता था, अगर उसके हाथ क्या हो गए? जल गए। अगर उसके हाथ क्या हो गए? अगर हाथ जल गए, ठीक है? तो उसे अपराधी माना जाता था, और अगर हाथ नहीं जले तो क्या होगा? निरपराधी, ठीक है? हाथ जल गए तो अपराधी, और नहीं जले तो निरपराधी। फिर उसके बाद देखिए जल का दीप, ठीक है? तो जल का दीप में क्या होता था? एक अपराधी है और एक जो है बिना अपराधी है, दोनों को पानी में डाला जाता था। अगर जो डूब गया, मतलब मान लीजिए 2 पक्ष हैं, एक अपराधी है और एक निरपराधी है, उसको दोनों पक्षों में से जिस पे सपोज़ कीजिए जिनमें आपस में विवाद चल रहा है, उसको अगर पानी में डाला जाता था, तो जो डूब जाता था वो अपराधी होगा, और जो बच जाता था वो निरपराधी होगा। ठीक है? उसके बाद है तीर का दीप। तीर का दीप में क्या होता था कि एक अपराधी व्यक्ति को पानी में डाला जाता था और दूसरी तरफ से उसे तीर फेंका जाता था। दूसरा व्यक्ति जब तक उस तीर को ले आएगा, अगर तीर के लाने तक जो व्यक्ति है, अपराधी है, अगर डूब गया तो वो अपराधी घोषित हो जाता था, और नहीं डूबा तो निरपराधी। ठीक है? उसके बाद मंदिर दीप। तो मंदिर दीप में क्या होता था, लोगों को मतलब लोग जो है मंदिरों में जाते थे और वहाँ प्रार्थना करते थे, ठीक है? प्रार्थना करने पे सपोज़ कीजिए किसी की भूमि का विवाद है, तो वहाँ से वो मिट्टी उठा के ले जाएगा। मिट्टी उठा के ले जाके भगवान के आगे क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। तो प्रार्थना करेगा, तो क्या होता था कि जो अपराधी होता था, उसके घर में कोई ना कोई मतलब कोई ऐसी घटना हो जाती थी, जैसे कोई अप्रिय घटना या कुछ भी उसके साथ घटित हो जाता था, जैसे कोई उनके घर में कोई हादसा हो गया, कोई मर गया, तो इससे क्या होता था, उसका अपराध सिद्ध हो जाता था, तो इसे मंदिर दीप कहते थे। ठीक है? तो ये चंदवंश में जो सजा या दंड का प्रावधान था, उसमें अलग-अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया था। तो हमने एक-एक करके देखा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।